बायोकेमिस्ट्री के बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट्स चल रहे हैं उसमें हैं। हाँ, अब 1 घंटे के और बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा। हाँ भाई, क्या हाल है, बोलो। तो डेट आ गई है, शर्म आ रही है थोड़ी बहुत। पहले मैं बोलता था, सारी बातें अब सच होती हुई नजर आ रही होंगी तुम्हें। ऐसा भी लग रहा होगा कि थोड़ा मान लेते, पढ़ लेते तो बढ़िया रहता। नहीं लग रहा है? लग रहा है? बताओ, कुछ भी झूठ निकला हो। 2052 की बातें हुई थी, है ना। दिसंबर जनवरी की कह रहा था मैं तो नोटिफिकेशन की, लेकिन नवंबर में आ जाएगा। अभ्यर्थना पहुंच गई है, यही बात हुई थी। दिसंबर जनवरी बोल रहे थे, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। जून में एग्जाम की बोल के गया था, जून में क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बोलो, 8 महीने के लिए। और कोई तू भी ऐसे सोच रहा हो इधर उधर तो मत सोचना, केवल किस पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे, ठीक है। पूरी पढ़ाई करनी है ईमानदारी के साथ में, जी जान से। 8 महीने के लिए कमरे में बंद कर दो खुद को, और तुम अब भी नहीं पढ़ सकते हो तो डूब मरो, घर चले जाओ। कोई मतलब नहीं है ऐसे टाइम वेस्ट करने का, ठीक है, समझ गए। चलो, तो कहां तक पढ़ लिया था? एल्ब्यूमिन क्या लिखा था? सर्वाधिक पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन। कार्य शरीर के प्रसारण दाब का नियंत्रण, लिख लिया था, क्वेश्चन लिख लिया था। अब लिखो ग्लोब्यूलिन। दूसरी कौन सी है बेटा? ग्लोब्यूलिन। लिखो बेटा ग्लोब्यूलिन। सुनो, ग्लोब्यूलिन बेटा 3 प्रकार की होती है, सुन लो। इधर ध्यान देंगे, ओए गाड़ के मार दूंगा ये। अल्फा ग्लोब्यूलिन कौन सी? दूसरी होती है बेटा बीटा ग्लोब्यूलिन, और तीसरी होती है गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ये बिलीरुबिन वर्णक का नाम सुना है बेटा? बिलीरुबिन क्या है? पित्त वर्णक है, पित्त रस के अंदर पाया जाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्निन। बिलीरुबिन और बिलीवर्निन, तो ये दोनों वर्णक पाए जाते हैं। तो बिलीरुबिन जो है बेटा, ये पित्त वर्णक है, और इसके वाहक की तरह कौन काम करता है? अल्फा ग्लोब्यूलिन। आयरन और कॉपर, कौन कौन? आयरन और कॉपर, इनके वाहक की तरह कौन काम करता है? कौन सा? बीटा ग्लोब्यूलिन। करता है कि नहीं करता? फिर आता है कौन सा? गामा ग्लोब्यूलिन। कौन सा आता है बेटा? गामा ग्लोब्यूलिन। ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या है, नाम सुना होगा आपने। एंटीजन जो बाहर से आते हैं, जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, उनसे लड़ाई करने के लिए हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी एंटीजन को पेल पेल के मारती है, लपेट लपेट के मारती है, झापड़ी झापड़ मारती है, तहस नहस कर देती है। किसको बेटा? एंटीजन को। तो सुरक्षा करने वाली प्रोटीन, क्वेश्चन आया है एंटीबॉडी की परिभाषा पे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले के लिए कर दूं, फिजियोलॉजी में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके पिछले बार एग्जाम में आए, इतने ही इस बार आएंगे। फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके क्वेश्चन के बेस पे अपन बात करें तो। बोलो, ठीक है। तो हर मतलब हर चीज पे क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको शुरू करते ही बता दिया था, आया था किसका? प्लेटलेट का दूसरा नाम पूछा है कि नहीं पूछा? ऐसे ही खूब क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो बेटा एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, एंटीबॉडी कोशिका नहीं है, पहली चीज तो याद रख लेना। एंटीबॉडी कोशिका, हाथ हटा ले, सीधा बैठ जा सारे। एंटीबॉडी कोशिका नहीं है, क्या है फिर? क्या है? प्रोटीन है। और इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? कौन सी होती है? गामा ग्लोबुलिन। लिखो, ग्लोबुलिन में यह 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती है। एक नंबर पे लिखो अल्फा ग्लोबुलिन, यह 3 प्रकार की होती है। एक नंबर पे लिखेंगे बेटा अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन। एक नंबर पे क्या लिखोगे? अल्फा ग्लोबुलिन। लिखो, यह
यह बिलीरुबिन वर्णक के वाहक की भांति कार्य करती है। यह बिलीरुबिन वर्णक के वाहक की भांति कार्य करती है। यह बिलीरुबिन वर्णक के वाहक की भांति कार्य करती है। कौन सा वर्णक? यह बिलीरुबिन वर्णक के वाहक की भांति कार्य करती है। लिख लिया? अरे बोलो। अब लिखो दूसरा, बीटा ग्लोब्यूलिन। बीटा ग्लोब्यूलिन यह आयरन एवं कॉपर Fe एवं Cu, यह आयरन एवं कॉपर के वाहक की भांति कार्य करती है। यह आयरन तथा कॉपर के वाहक की भांति कार्य करती है। अब लिखो गामा ग्लोब्यूलिन। लिखो गामा ग्लोब्यूलिन। लिखो यह, देखो एंटीबॉडी का दूसरा नाम और होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या होता है बेटा? तो इसमें ग्लोब्यूलिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके नाम में ग्लोब्यूलिन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। तो कौन सी ग्लोब्यूलिन पाई जाती है? एंटीबॉडी में कौन सी ग्लोब्यूलिन होती है? तो लिखो गामा ग्लोब्यूलिन में यह एंटीबॉडी ब्रैकेट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडी ब्रैकेट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन का निर्माण करती है। यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन ब्रैकेट में, सॉरी, यह एंटीबॉडी ब्रैकेट में इम्यूनोग्लोब्यूलिन का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन का निर्माण करती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। बाकी पित्त वर्णक क्या होते हैं, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पित्त रस पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? क्लियर है? अभी केवल बिलीरुबिन। बाकी मैं ऐसे ही बताऊं नॉर्मल, तो बिलीरुबिन के कारण ही किसका बेटा? प्लाज्मा का पीलापन और मूत्र का पीलापन। बिलीरुबिन का एक रूप होता है यूरोबिलिनोजन। क्या होता है? यूरोबिलिनोजन। उसके कारण मूत्र का क्या होता है? पीलापन होता है। और हमारा प्लाज्मा है उसका पीलापन भी किसके कारण है बेटा? बिलीरुबिन। ये अपन आगे लिख लेंगे। ठीक है ना? अरे बोलो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब लिखो बेटा फिब्रिनोजन। तीसरी प्रोटीन कौन सी है? अरे तीसरी प्रोटीन कौन सी है? वेरी गुड बेटा, फिब्रिनोजन। कितने परसेंट होती है बेटा ये? परसेंट पहले लिखा चुका हूं क्या मैं आपको? कितने परसेंट होती है? कितने परसेंट होती है? लिख लो सामने, 7%। काम क्या है इसका? रक्त का थक्का बनाना। क्या बनाना? थक्का बनाना। लिखो यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है बेटा? सहायता करती है। अब सुनना मेरी बात। जब रक्त का थक्का बनता है तो एक जालनुमा संरचना बनती है कि नहीं बनती? जालनुमा संरचना, ओए, जब रक्त का थक्का बनता है तो जालनुमा संरचना बनती है कि नहीं बनती? और उस जालनुमा संरचना का नाम होता है बेटा फिब्रिन। क्या नाम होता है? फिब्रिन। फिब्रिनोजन के बदलने से ही बनता है। फिब्रिनोजन किसमें बदलता है? फिब्रिन में। और जालनुमा संरचना बनती है फिब्रिन। और उसी को अपन क्या बोलते हैं? थक्का। मैंने क्या बताया बेटा? बता, कौन किस में बदलता है? फाइब्रिनोजन फिब्रिन में बदलता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? थक्का। सुन रहा था क्या तू?
तो बेटा फिब्रिनोजन किसमें बदलता है? फिब्रिन में। यही फिब्रिनोजन अपन पढ़ रहे हैं, मतलब ये थक्का बना रही है कि नहीं बना रही? फिब्रिनोजन को किसमें बदला जाता है? फिब्रिन में। तो फिब्रिन ही जालनुमा संरचना है। अरे है कि नहीं? है ना? तो लिखो इस थक्के के दौरान, थक्के के दौरान, थक्के के दौरान फिब्रिनोजन, थक्के के दौरान फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलती है। थक्के के दौरान फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलती है। थक्के के दौरान फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलती है। जो जालनुमा संरचना है, जो जालनुमा संरचना है, जो कैसी संरचना है बेटा? जालनुमा संरचना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन यहां पे दो तीन चीजें लिखेंगे। एक तो ब्लड लिख रहा हूं मैं, आप सबको पता है ब्लड में क्या क्या होता है बेटा? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती है कि नहीं होती? ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? अब आता है एक सीरम। क्या आता है बेटा? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2022। ओए, 2 दिन 2 क्लास और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि नहीं आ चुका? अरे बोलो। ब्लड ब्लड में से 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसने। तो सीरम की अपन बात करें तो सीरम क्या होता है बेटा? अगर प्लाज्मा में से, कौन सी मां? प्लाज्मा में से अपन क्या हटा दें? फिब्रिन तो होता ही नहीं प्लाज्मा में, फिब्रिनोजन होता है। क्या होता है? थक्का जमता है तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदल जाता है, तो बचा हुआ जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या है? सीरम। आपने देखा होगा खून निकला, चोट लगी, है ना, उसके बाद में जब थक्का बन जाता है तो वहां एक चिपचिपा पनीला पनीला सा पदार्थ होता है, वो सीरम है। क्योंकि फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में बदल गया, बचा क्या? सीरम, है ना। फिब्रिनोजन क्या है बेटा? क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अरे क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन है कि नहीं? ये ऐसे के ऐसे मैंने पिछली बार भी लिखाया था नोट्स में मेरी में, और ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से क्या हटा दो? फिब्रिनोजन हटा दो। अरे हटा दोगे क्या? एक चीज होती है लिम्फ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लसीका। लिम्फ में क्या क्या होता है? ब्लड में से क्या क्या हटा दो बेटा? आरबीसी और क्या हटा दो? प्लेटलेट्स। और क्या ज्यादा कर दो? डब्ल्यूबीसी क्या कर दो इसमें? अधिक कर दो। आरबीसी और प्लेटलेट्स तो घट जाती हैं, और डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से क्या हो जाती हैं? मतलब ब्लड की तुलना में डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती हैं? ज्यादा। और आरबीसी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? हट जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो ये प्रतिरक्षा से भी संबंधित होगा कि नहीं होगा? इसका एक काम क्या होगा? प्रतिरक्षा से। अरे किससे संबंधित है? एक तो ये प्रतिरक्षा से संबंधित है, और दूसरा काम ये बेटा कोशिका को जो भी चीजें देनी होती है ना, ब्लड जाता है, ब्लड खुद नहीं जाता है कोशिका तक, ब्लड से पहले लिम्फ बनता है, और लिम्फ कोशिका तक चीजों को देके आता है। नहीं समझ में आया? अपन बात करते हैं भाई, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ग्लूकोज लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? ब्लड। लेकिन कोशिका तक अगर आदान प्रदान की बात हो, जैसे मैं तुम्हारे पास आया, है ना, मुझे मान लो तुम्हें नोट्स देनी है, तो मैं तुम्हें सीधे नोट्स नहीं दे रहा, बीच में मैं दे रहा हूं हेमू को, ले भाई हेमू तू नोट्स बांट देना। तो हेमू लिम्फ है, दी तो मैंने ही है, तो लिम्फ को चीजें देगा कौन? ब्लड। नींद आ रही है ना? पानी पी ले बेटा, नींद सो क्यों रहा है? क्या नाम है तेरा? ले दो पानी, दे रहा है। आ रही है ना नींद? तो आ रही, झूठ क्यों बोल रहा है? बड़े भाई झूठ बोलेगा? आ रही है ना? बता बता, आ रही है ना? आ रही है। रात को नींद नहीं आई? टेंशन क्यों मारे? हैं? नहीं आई? तो अकेली छोरी, 2 छोरियां कैसे आई? बाकी छोरियां कहाँ गई? घर गई सब? मम्मी की याद आ रही थी और सीईटी वाला। क्या करना है सीईटी वीईटी का यार? जिंदगी में दूसरा ऑप्शन रखो ही मत, मैं तो ये मानता हूँ। एक ही ऑप्शन है, पशुधन सहायक, पशुधन सहायक, पशुधन सहायक। उसमें सीईटी की जरूरत।
वो ग्रेड सेकंड गलती से लिख दिया है ना, ऐसे में सोचा ना सेकंड ग्रेड वाले हो गए अपन तो यार, 4200 पे ग्रेड हो गई, मजा ही मजा। थर्ड ग्रेड में आते हैं अपन, है ना, 2800 पे ग्रेड है अपनी। 4200 से 4800 दोनों सेकंड ग्रेड, 4800 को कोई फर्स्ट ग्रेड में भी मान लेता है, सेकंड ग्रेड 4200 है, थर्ड ग्रेड भी 3600 होती है वैसे अपनी, उससे भी कम है। चलो वो तो बाद की बात है, पहले नौकरी तो लगे, बाद में देख लेंगे ग्रेड व्रेडों को तो, ठीक है। अरे बोलो, जिंदगी में एक ही ऑप्शन रखना है, वो क्या है? पशुधन। और तुम्हारा लक्ष्य तुमसे ज्यादा दूर, बस लक्ष्य को भेदने के लिए जो मेहनत की जरूरत है वो समय अब आ चुका है। ना तुम्हें दिन देखनी है, ना तुम्हें दिन रात एक कर देते। कोचिंग से कमरा, कमरे से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही है तो लाइब्रेरी कर लेना, लाइब्रेरी वैसे सही रहती है, और रूम पे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, रूम पे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सबको भूल जाओ, ना कोई घर वाला, ना कोई घरवाली, ना कोई सोना, ना कोई बाबू। तुम, तुम्हारी किताबें और हम, मैं ही तुम्हारा सोना हूं और मैं ही तुम्हारा बाबू। बोलो बाबा, समझ रहे हो? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आगे क्या है? तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। वाह वाह वाह, भूल गए यार, ये पहले श्लोक याद कराते थे हमारे गुरुजी। तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्योंकि ये समय गया तो गया, फिर तो हरि बोल, मेरे साथ वृंदावन चलना, मैं बढ़िया आश्रम दिखाऊंगा आपको। बस जाना, बाकी कोई जीवन में मतलब फिर बचेगा नहीं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि नौकरी सब कुछ है, लेकिन नौकरी बहुत कुछ है, ठीक है। नौकरी है तो सब है, आज की डेट में तो ये कंपटीशन बन गई है। बेटा पढ़ लेना, तुम बालक तो हो नहीं, तो मैं बोलूं कि मैं पढ़ने से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक वादा मैं तुमसे करता हूं कि अगर तुम अभी ईमानदारी से दिन रात एक करके पढ़ लिए ना, अभी से, ना दिन देख रहे हो ना रात देख रहे हो, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें टेंशन हो रही है भयंकर पढ़ाई की, तो आप सही जा रहे हो। टेंशन होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और तुम्हें नोटिफिकेशन आए ना आए तुम्हें उससे डैश डैश फर्क नहीं पड़ता, खाली जगह भर लेना। फिर सही मार्ग पे नहीं चल रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको कल भयंकर टेंशन हुई है यार, नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो आप सही जा रहे हो, ठीक है। अरे बोलो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? है? क्या कह रहा है? दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है। और दिन रात एक कर देते हो, 8 महीने में तो यार लोग नीट का पेपर निकाल देते हैं, समझ रहे हो? बच्चे किसका पेपर निकाल देते हैं? नीट का। ये तो पशुधन से आया है क्या? मैं नहीं बोल रहा, तो मैं कोई RAS और वो सब वो उसकी निकाल देते, निकालने वाले उनको भी हैं। अभी तो कोई संभावना लग नहीं रही, हो भी सकता है आगे, वो बाद की बात है, अभी तो नहीं ऐड हुआ ना। अभी बिना ऐड हुए हमें एक्स्ट्रा चीज पढ़नी की, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें से कम कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा ही होगा अगर होगा तो। वेटनरी तो बदलेगी नहीं, पहली बात तो। बदलेगा तो क्या बदलेगा? वो वाला पोर्शन, सेकंड पेपर हो सकता है, अगर दूसरा पेपर हुआ तो उसमें चीजें ऐड होंगी, कुछ परिचय वाली चीजें ऐड हो सकती हैं, साइंस मैथ, और ये वो बाद की बातें होती हैं, तो वो भी पढ़ लेंगे। सबके लिए ऐड होंगी, तुम्हारे लिए अलग से ऐड होंगी क्या? नहीं साहब, ये फलाने से वाले के बच्चे को ये दे के आना है, ये वाला पेपर, और किसी को नहीं देना, सब देंगे। सब तुम्हारे जैसे ही हैं, सबने नहीं पढ़ा हुआ, तुम भी पढ़ लेना उस टाइम पे। अभी ये तो करो, ये तो है ही, जो ऐड होगा वो भी पढ़ लेंगे, हम ही पढ़ाएंगे। अरे बोलो, इसको तो रगड़ो, ली चढ़ो। तो ये चीज है बेटा, ईमानदारी के साथ में आज से ही दिवाली मनानी है, तो देख लो, ज्यादा दिन हो गए हो तो चले जाना 2-3 दिन के लिए, छोटी बड़ी, गोवर्धन और भाई दूज वाले दिन आ जाओ यहाँ सुबह, भाई दूज खा के और खिला के, ठीक है। बाकी नहीं जाओ तो देखो कोई मतलब भी नहीं है ना। अपन जब कोचिंग करते हैं और तब जाते हैं दिवाली दिवाली पे, तो ना तो कोई इज्जत, ना कोई मजा।
वही ऐसे ही जाते हैं और दो चीजें और पूछते हैं आसपास वाले कि कैसे चल रही है तैयारी, अब तो भर्ती आ गई ये वो। तो दिवाली मनेगी अगली 2025 की, ठीक है। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, रिजल्ट की भी डेट दे दी, अक्टूबर में दिवाली आ जाएगी। दिवाली कब आ जाएगी? अक्टूबर में। और दिवाली मनती है रिजल्ट के, नौकरी के बाद। अभी तो दिवाले में निकल रहे हैं तुम्हारे। अभी क्या निकल रहा है? दिवाला। तो ये दिवाली नहीं दिवाला है, तो दिवाला मान के मत जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहते हो तो चलो ठीक है साहब, बहुत सारे दिन हो गए, घर वाले बुला रहे हैं तो 2 3 4 दिन जाके आ जाओ। भले किताब मत लेके जाओ, तो किताब मत लेके जाना। या पढ़ना है वो फालतू में वो मत करना कि किताब ले जाएंगे घर पढ़ लेंगे, कोई नहीं पढ़ता घर जाके। घर जाओ तो कुछ मत लेके जाना, और यहाँ रहो। या तो वही होते हैं, दो चीजें होती है जिंदगी में, यस और नो। जो बीच वाला है ना, ये स्थिति सबसे खतरनाक, सबसे खराब। या तो करना है या नहीं करना है, या तो अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ लिए ठीक है, और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लो इतने की जरूरत थी, तुमने इतना किया, वो इतने के बराबर ही है। यहां तक कोई मतलब नहीं है, सब एक ही कैटेगरी के। लास्ट में जब गांव जाओगे बिना सिलेक्शन के, तो एक ही माला पहनाई जाएगी, तुझे जयपुर की हवा लग गई थी। तुझे जयपुर की हवा लग गई थी, तूने वहां कुछ नहीं किया, तूने वहां पे आवारागर्दी की है, तूने वहां पे दारू पी है, तूने वहां पे नशा किया है, तूने वहां पे जाने क्या क्या छेड़ा है। सारे बुरे कर्म तुमने किए हैं, भले ही तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पढ़ाई की थी, लेकिन बस इतनी कसर रह गई थी कि ये कर लेते। फिर माला इतने से इतने पे आते ही, तू ही है देवी, तू ही है देवता, ठीक है, तुम ही हो सब कुछ। गांव के एक उदाहरण बन जाओगे आप। क्या बन जाओगे? गांव के उदाहरण। ऐसे होती है जयपुर में जाके पढ़ाई। सब नहीं बिगड़ते जयपुर जाके, सब खराब नहीं होते। देखो जयपुर की हवा कितनी अच्छी है। फर्क इतने से इतना रह जाएगा, है ना। तो ये कैटेगरी में तो रहना ही नहीं है। कैटेगरी ये या इससे ऊपर वाली होनी चाहिए। इस कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है ना। इसमें रहो तो फिर कुछ ही मत करो, बैठ जाओ, फुल आवारागर्दी करो। ऐसा नहीं कि दोनों आवारागर्दी कर रहे हैं, पढ़ना ना ना, या दरजूल वाली स्थिति में आजकल का जमाना नहीं है। ये या इससे ऊपर का। आवारागर्दी लायक तुम्हारे पास पैसे है भी नहीं, ठीक है। आवारागर्दी ऐसे नहीं होती कि रोड पे घूम के तो आवारागर्दी इसको नहीं कहते, ठीक है बेटा। तो एक ही चीज बचती है तुम्हारे पास, क्या? मेहनत, मेहनत और मेहनत। 3 पीढ़ियां बदलेंगी। माता पिता का बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा, आनंद में होके जीते, सीना चौड़ा करके। चाहिए क्या तुमसे उनको? कुछ नहीं चाहिए तुमसे उनको, बस यही कि मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लगी, ठीक है। बाकी उनका जीवन कितना सा बचा है वो तो अपने आप, अपने 25 30 40 50 साल जो हैं, 50 तो बहुत बोल दिए मैंने, 30 40 साल ज्यादा से ज्यादा है, इतने तो वो कैसे भी काट ही लेंगे, अब तक का काटा है तो। उनका बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा जवानी बुढ़ापा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी का पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। आज तुम पशुधन सहायक बनते हो, तो अपनी आने वाली पीढ़ी को अधिकारी बनाओगे। कुछ अच्छी 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 लाइफ दोगे कि नहीं दोगे? पैसे से सब कुछ है। लोग कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा सब कुछ नहीं है। वो वही कहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। कभी गरीब को कहते हुए सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं है? गरीब को तो पैसा ही चाहिए। गरीब मतलब अपने गरीब ही है अपन सब, अपने को पैसा ही चाहिए भाई, क्योंकि अपने को पता है पैसे की कीमत क्या है। जिसके पास बहुत पैसा है उसको फिर दूसरी चीजें आती हैं पैसों के बाद में, अपने लिए तो पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। अरे बोलो। हाँ, तो पूरी मेहनत के साथ में लग जाना है, ईमानदारी के साथ में। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप 8 महीने की मेहनत अगर कर लेते हो एक बार, दिन रात एक करके, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी बैच में अभी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरी अंतिम भर्ती में पढ़ाऊं, आगे पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं मुझे ही नहीं पता, है ना। मैं चाहता हूं जो भी बच्चा मेरे से पढ़े यहाँ पे, वो हर बच्चा सेलेक्ट हो। बोलो, करोगे ना भाई? ज्यादा क्या है तुमसे, यही तो मांगा है भाई, पढ़ लो ईमानदारी से, नौकरी लग जाओ जाके। तुमसे मुझे कुछ मिलेगा क्या? तुम बेटा नौकरी लगोगे नहीं लगोगे, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है ना। मुझे जो क्लास के पैसे मिलते हैं वो मुझे ऐसे भी मिलने हैं और वैसे भी मिलने हैं। बस इतना सा है, तुम कल को फील्ड में जाओगे और मेरा नाम लोगे, तो कोई जैसे मेरे साथ वाले डॉक्टर से तुमने बोला कि भाई हर्षवर्धन सर से हम पढ़े थे,
वो मुझे बोलेगा यार तेरा चेला यहाँ पे नौकरी लगा हुआ है, तेरी चेले ने यहाँ पे नौकरी लगी हुई है। हाँ, चेली भी खूब लगी हुई है अपनी, तो खूब बोलते हैं कि यार ये लड़की ऐसे बोल रही, 3 साल से पढ़े हुए हैं हम। तो बस यही थोड़ी सी हमें खुशी होती है, चलो अपन भी कुछ बढ़िया कर रहे हैं, है ना, अपने भी विद्यार्थी गुणगान करते हैं। बस इसके अलावा कोई दूसरा लालच नहीं है। अरे बोलो, यही है बस, है ना। तो ये दोबारा अपन इतनी बातें करेंगे नहीं ऐसी, आगे इतना टाइम नहीं मिलेगा। बच्चे तुम हो नहीं, है ना, मजाक छोड़ो जिंदगी में, और एक बार ईमानदारी के साथ में जीवन में समर्पित हो जाओ कि ये समय है मेहनत का। अब तक तुमने कोई मेहनत नहीं की मुझे पता है, और तुम जिसको मेहनत मानते हो मेहनत नहीं होती, ठीक है ना। अब ईमानदारी के साथ में ये समय मिला है, अच्छा समय मिला है, जवानी है, जोश है, समय है, सब कुछ है तुम्हारे पास अभी। ये चीजें वापस लौट के आपके पास नहीं आएंगी। ठीक है ना। तो बेटा ये चीज लिखो आप पहले। लिख लिया। बोलो बेटा। हेडिंग डालो ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने प्रकार की हैं? सबसे पहले लिखेंगे बेटा आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एरिथ्रोसाइट्स। देखो, सर्वाधिक पाई जाने वाली ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा यही है ना बेटा, है ना। ब्लड सेल्स का 99% कौन है? आरबीसी। 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो लिखो सर्वाधिक पाई जाने वाली ब्लड सेल। दूसरा लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखो कुल रक्त कोशिकाओं का 99%। देखो ब्लड का तो 32-33% होती हैं ये, पूरे ब्लड का कितना परसेंट है? 32-33% है। बीपी बॉस ने शायद आपको लिखाया होगा। लेकिन ब्लड सेल्स का, केवल ब्लड सेल्स की अपन बात करें, क्योंकि ब्लड का 45% खुद ब्लड सेल्स होती हैं, और ब्लड सेल्स का 99% कौन है बेटा? तो लिख लो कुल ब्लड सेल्स का 99%, कुल रक्त का 32%, कुल ब्लड सेल्स का 99%। अगला पॉइंट कुल ब्लड का 32%, कुल ब्लड सेल्स का 99%, कुल ब्लड का 32%। अब लिखो आरबीसी का आकार, साइज।
आरबीसी का आकार या फिर क्या बोलेंगे अपन? अरे यार, साइज शेप नहीं है, शेप आकृति होती है, उसकी भी बात करेंगे। अंतर समझना है इनमें, गवारों की तरह नहीं बोलना है। आकार और शेप में अलग होता है, साइज अलग होता है, शेप अलग होती है। साइज मतलब कितना बड़ा कितना छोटा, शेप मतलब किस आकृति का है ना? अरे बोलो, जैसे इसकी आकृति नौकाकार है, ये इसकी आकृति है, ठीक है ना? ये बहुत मोटा है, ये इसका साइज है। अरे बोलो, तो लिखो इसमें 4.1 से 7.3 माइक्रोमीटर। 4.1 से 7.3 माइक्रोमीटर साइज है बेटा, ये रेंज है आरबीसी का। इसी में देखो सबसे छोटे आकार की आरबीसी किसके अंदर होती है बेटा? बकरी के अंदर। लिख देना 4.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी आरबीसी डॉग 7.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है बेटा? कितनी? सबसे छोटी बकरी की। लिख लिया? अरे बोलो ना। अगला पॉइंट लिखो, ये साइज का हो गया। आरबीसी मरने का स्थान, आरबीसी के मरने का स्थान, आरबीसी के मरने का स्थान। मनुष्य और कुत्ता में कहां मरती है बेटा? स्प्लीन या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा। और इसको बेटा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आरबीसी का कौन सा स्थान? कब्रिस्तान। कौन सा स्थान? कब्रिस्तान। कौन सा स्थान? कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ठीक है, ये किसके अंदर है बेटा? मनुष्य और कुत्ता। रूमिनेंट्स में बेटा याद रखना, रूमिनेंट्स में आरबीसी का जन्म भी अस्थि मज्जा में और मृत्यु भी अस्थि मज्जा में। कहां होती है मृत्यु बेटा? कौन सी मज्जा? बोन मैरो। अरे कौन सी मैरो? बोन मैरो। लिख दिया बेटा? अरे बोलो ना। अब लिखो बेटा बर्ड्स में। किसमें? बर्ड्स में। बर्ड्स में कहां मरता है बेटा? यकृत, लिवर। लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या? बोलो। अब सुनना बेटा, ये क्या हो गई? मृत्यु। मनुष्य कुत्ता में कहां होता है मृत्यु? रूमिनेंट्स में और बर्ड्स में। अब किसकी बात करेंगे? आरबीसी के जन्म की। किसकी बात करेंगे? आरबीसी के। एक चीज याद रखना बेटा जीवन में, वाह ये क्या बनाया है? कब बना? अभी बनाया है क्या? अभी बनाया है? कुछ बनाया भद्दा सा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, आरबीसी का क्या सभी, एक लाइन अभी याद रख लो, आज बाद में भी पूछूंगा। सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों रक्त कोशिकाएं, पांचों प्रकार की डब्ल्यूबीसी, सभी प्लेटलेट्स और आरबीसी सब कहां बनती हैं? कहां बनती हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन? कहां बनती है? आरबीसी कहां बनेगी? डब्ल्यूबीसी कहां बनेगी? प्लेटलेट्स कहां बनेगी? अस्थि मज्जा में। लेकिन अपन बात करें भ्रूण के अंदर। किसके अंदर? अरे किसके अंदर? भ्रूण जानते हो? एम्ब्रियो, बच्चे के अंदर, पेट में, जब बच्चा गर्भाशय में, पेट में क्या गर्भाशय में, तो वहां कहां बनती है बेटा? लिवर और स्प्लीन के अंदर बनती है। ये
AIPMT के अंदर आया था 2014 में ये क्वेश्चन, मैं इसको गलत करके आया था। ठीक है, PMT क्वेश्चन है, तब से ये थोड़ा सा कॉमन हो गई चीज। एक बार क्वेश्चन आ गया था PMT में, पहले इतना कॉमन नहीं था, इसको कोई नहीं पढ़ता था। अरे बोलो, लिखो बेटा, आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। तो लिखो आरबीसी का निर्माण या जन्म, ब्रैकेट में लिख दो एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का निर्माण, जन्म या एरिथ्रोपोइसिस। वयस्क में कहां होता है बेटा? वयस्क में कहां होगा? बोन मैरो। अरे यार, बोन मैरो। और भ्रूण में लिख देना लिवर स्प्लीन। देखो इसमें 7 दिन का समय लगता है। एरिथ्रोपोइसिस में कितने दिन का समय लगता है बेटा? 7 दिन का समय लगता है। आरबीसी निर्माण में कितने दिन का समय लगता है बेटा? 7 दिन का समय। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। जब तक कुछ नहीं दिया हुआ तो बोन मैरो ही आंसर लगाना है, इसलिए आरबीसी निर्माण निम्न में से कहाँ होता है। भले ही ऑप्शन में लिवर है तो आप लिवर टिक करोगे क्या? बोन मैरो ही करो। जब तक वो भ्रूण ना लिख दे तब तक आपको क्या आंसर मानना है? बोन मैरो। ठीक है बेटा, अब इसके चरण, किसके चरण? आरबीसी निर्माण के चरण या एरिथ्रोपोइसिस के चरण, है ना। लिखो, रुब्री ब्लास्ट, सबसे पहली स्टेज क्या होती है बेटा? रुब्री ब्लास्ट। फिर आता है प्रो रुब्रीसाइट। फिर आता है रुब्रीसाइट। फिर आता है मेटारुब्रीसाइट। रेटिकुलोसाइट। अंत में एरिथ्रोसाइट। बेटा एरिथ्रोसाइट में तो क्या हो गया? परिपक्व आरबीसी है कि नहीं? इसमें केंद्रक अनुपस्थित है, बाकी सारी स्टेज में केंद्रक उपस्थित है। लिख लिया क्या? चले, सुनो बेटा, तो ये स्टेज है, यहां तक की स्टेज है अपरिपक्व आरबीसी की है, सुन ले। और यहाँ पर केंद्र क्या है बेटा? उपस्थित है। लेकिन जैसे ही परिपक्व आरबीसी एरिथ्रोसाइट बनी, यहाँ पर केंद्र क्या है? अनुपस्थित। मतलब परिपक्व आरबीसी में केंद्र क्या हो जाता है? ठीक है ना। पूछो क्यों? बिना केंद्र के कैसी कोशिका? बिना केंद्र के कोशिका हो सकती है क्या? लेकिन आरबीसी होती है। क्योंकि देखो, पहले तो केंद्रक था, केंद्रक वाला सारा काम पहले इन स्टेज में कर दिया गया है।
लेकिन जैसे ही आरबीसी परिपक्व होती है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता, और हीमोग्लोबिन को जगह चाहिए भाई। हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए आरबीसी के अंदर? जगह। तो जगह, हाथ हटा ले। तो सच में सो रहा है आज? रात को सोया ना? नहीं सोया, कुछ तो बात है, नहीं सोया। बुखार आ रहा है क्या? दे दो, बस ही दे रहा है वो, तुक्के दे रहा है, पीछे से बुखार आ रहा है, वो मना कर रहा है, मुझे तो नहीं है। क्यों सो रहा है तो बता सही, नींद क्यों आ रही है तुझे? तो क्या समझ में आया बेटा? जब परिपक्व आरबीसी होती है तो वहां पर हीमोग्लोबिन को ज्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए केंद्रक को क्या कर दिया जाता है? गायब कर दिया जाता है। लिखो नोट डाल के, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक गायब हो जाता है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक गायब हो जाता है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक गायब हो जाता है क्योंकि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक गायब हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन को अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। हैं? नहीं पाया जाता, आगे बात करेंगे, इस केंद्रक की बात करेंगे, अभी इतना याद रखो। नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर है बेटा? इतना लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अरे बोलो। अब लिखो आरबीसी की सांद्रता, हाँ मुंह फाड़ ले। आरबीसी की सांद्रता, तो बेटा आरबीसी की सांद्रता होती है 50 से 55 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। 50 से 55 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। और ये इसको मिलियन में बोलेंगे तो ये कितना मिलियन हो गया? 5 से 5.5 मिलियन। लिख लिया? ये क्या है बेटा? मतलब 1 mm³ का मतलब जानते हो? 1 ml रक्त। 1 mm³ का मतलब क्या है? 1 ml खून के अंदर कितनी आरबीसी होती है? 50 से 55 लाख। ठीक है। डब्ल्यूबीसी होती है बेटा कितनी? 8 से 12,000। और प्लेटलेट्स होती है बेटा कितनी? 3 से 5 लाख। समझ गए? आरबीसी 50 से 55 लाख, प्लेटलेट्स 3 से 5 लाख, डब्ल्यूबीसी 8 से 12,000। तो डब्ल्यूबीसी तो हजार में ही है, यहां मिलियन में बात हो रही है। बोलो। और कहां 50 से 55 लाख और कहां 3 से 5 लाख? प्लेटलेट्स भी बहुत कम है, तो सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी। तभी तो अपन ने बोला था 99% कौन होती है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो, लिख लिया ये? अब हेडिंग डालो हीमोग्लोबिन। क्या हेडिंग डालोगे बेटा अब? हीमोग्लोबिन। देखो यह लाल रंग का, यह लाल रंग का श्वसन वर्णक है। यह लाल रंग का श्वसन वर्णक है। यह लाल रंग का क्या है बेटा? श्वसन वर्णक है। श्वसन वर्णक क्यों बोला है बेटा? क्योंकि अपने साथ किसको बांधता है? ऑक्सीजन को, है ना? अब लिखो इसकी संरचना ऐसे, और लिख दो, सुनो, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसी के कारण
रक्त का रंग लाल होता है। क्या होता है बेटा? रक्त का रंग लाल होता है कि नहीं होता? बोलो। अब लिखेंगे इसकी संरचना। किसकी संरचना बेटा? हीमोग्लोबिन की संरचना। तो इसमें लिखना, इसमें पोरफायरिन, इसमें पोरफायरिन रिंग मुख्य संरचना होती है। इसमें पोरफायरिन रिंग मुख्य संरचना होती है। इसमें पोरफायरिन रिंग क्या होती है बेटा? हीमोग्लोबिन की मुख्य संरचना में क्या पाई जाती है? पोरफायरिन रिंग। बता दोगे? क्वेश्चन पूछ ले तो भाई, हीमोग्लोबिन की मुख्य संरचना में क्या चीज पाई जाती है? पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। इधर देखो, अब इधर आओ, पेन नीचे रखो। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं। हीमोग्लोबिन, हीमो में हीम समूह, पहला समूह क्या आ गया? हीम समूह। ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या है बेटा? ग्लोबिन प्रोटीन। समझ में आया कि नहीं आया? हीम समूह में होता है आयरन। क्या होता है बेटा? आयरन। आयरन कौन सा? Fe+2। इसको बोलते हैं अपन फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। क्वेश्चन आएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन की संयोजकता क्या होती है? +2 कुछ नहीं होता, 2 होती है। आयरन की संयोजकता कितनी होती है? 2, है ना? तो अपन बोलेंगे आयरन की संयोजकता कितनी हो गई बेटा? हीमोग्लोबिन में आयरन की संयोजकता कितनी हो गई गधो? मर गए क्या? आयरन की संयोजकता कितनी होती है? 2, है ना? ये फेरस। या फिर ऐसे पूछ सकता है, फेरिक पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में। फेरस कौन पाया जाता है? फेरस। बता दोगे? फिर आती है दूसरी कौन? ग्लोबिन प्रोटीन, है ना? ये एक प्रकार की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? ऐसी प्रोटीन जिनके साथ में कोई दूसरा नॉन प्रोटीन समूह जुड़ा हुआ हो। ऐसी प्रोटीन जिनके साथ में कोई दूसरा नॉन प्रोटीन समूह। हीम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? भाई ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? हीम। तो हीम कोई प्रोटीन थोड़ी है। मुंह फाड़ लो तुम, सबको नींद आ रही, सीधे बैठो सारे, रेड कमर सीधी सबकी। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? दो चार तो अभी नींद से जगे। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, क्योंकि इसके साथ में कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? अब ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी? कितनी पॉलीपेप्टाइड? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनमें से 2 तो अल्फा हैं और 2 बीटा हैं। 2 अल्फा में कौन कौन सी हैं? अल्फा 1, अल्फा 2। और 2 बीटा में कौन कौन सी हैं? बीटा 1 और बीटा 2। कितनी हो गई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ग्लोबिन प्रोटीन हो गई, और कौन सा समूह हो गया? हीम समूह हो गया। तो ये किसकी संरचना की बात हुई बेटा? हीमोग्लोबिन की संरचना की बात हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़े। नहीं है कंफ्यूजन बेटा? अब इसका कार्य देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका कार्य। किसका कार्य? हीमोग्लोबिन का कार्य। क्या कार्य बताओ? ऑक्सीजन का परिवहन। किसका परिवहन? याद रखना, 98.5%, 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। बची हुई 1.5% का कौन करता है? मैं आगे बताऊंगा। प्लाज्मा खुद ले जाता है अपने आप में घोल के। बची हुई 1.5% को प्लाज्मा खुद में घोल के ले जाता है, लेकिन 98.5% का परिवहन कौन कर रहा है? क्या करता है साहब? ये हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन के 4 समूह, 2018 में पूछा हुआ है। हीमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन के कितने? 4 अणुओं को बांधेगा। ये प्रक्रिया कहां होगी? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां बांधेगा? वेरी गुड। फेफड़ों में बांधेगा कि नहीं बांधेगा गधो? ऑक्सीजन कहां आती है? फेफड़े में ही तो गई ऑक्सीजन। तो यहाँ ब्लड आ रहा होगा कैपिलरी के अंदर, यहां से ऑक्सीजन को लेगा और क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा कि नहीं बनाएगा भैया?
अरे बोलो, हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाया? ऑक्सीमोग्लोबिन। कहां? लंग्स में। अबे गधो, कहां? लंग्स में, एल्वियोलाई में, कूपिकाओं के अंदर। लंग्स में ही तो आ रही है ऑक्सीजन, तो वहां ऑक्सीमोग्लोबिन बना। अब ऑक्सीमोग्लोबिन बन गया, यहां बन के पूरे शरीर में गया कि नहीं गया? जिन जिन कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए थी उन सबको ऑक्सीजन दे देगा कि नहीं दे देगा? बोल, कौन दे देगा ऑक्सीजन? कौन दे देगा? हीमोग्लोबिन। कौन दे देगा बेटा? हीमोग्लोबिन। कोशिकाओं के पास जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा? और ऑक्सीजन तो कोशिकाएं ले लेंगी, हीमोग्लोबिन वापस लौट के आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? फेफड़ों में ऑक्सीजन आई, हीमोग्लोबिन आया, अपने साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में गया, है ना? कोशिकाएं चिल्ला रही हैं ऑक्सीजन लाओ, तो वहां पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ऑक्सीजन को कोशिकाओं को दे देगा और हीमोग्लोबिन वापस लौट के आ जाएगा। वापस लौट के फिर वो अपने साथ में किसको बांधेगा? ऑक्सीजन को बांधेगा। तो ये कहां टूटा बताओ? जुड़ा तो लंग्स में और टूटा कहां? सेल्स में। जिन्होंने जवाब दिया है उनको ही समझ में आ रही चीजें मैं क्या कह रहा हूं, बाकी सब सो रहे हैं, है ना? लंग्स में तो ये बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन और सेल्स के अंदर वापस टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो एक क्वेश्चन आता है, क्या पहले आ रखा है, हीमोग्लोबिन कितने अणुओं को? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने? 4 अणुओं को बांधता है या नहीं बांधता? कितने अणुओं को बांधता है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। लिखो। लिखा? कर दूं आगे? बोलते क्या नहीं हो?
चले बेटा, लिख लिया? चले? अब देखो बेटा, दो चार चीजें सुनना। अभी तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ती है तो क्या बनाती है? बोलो क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है कि नहीं बनाती? आरबीसी ऑक्सीजन के अलावा और भी चीजों से जुड़ सकती है ना? जैसे मतलब सॉरी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अलावा और भी चीजों से जुड़ सकता है। जैसे हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ गया बेटा? CO2 के साथ में, तो ये बनाता है बेटा, नहीं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। या फिर जुड़ गया हीमोग्लोबिन किसके साथ में? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन लिखने की जरूरत थोड़ी है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबको पता होगा। तो ये बनाता है क्या? अब बोलो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? और इसकी 200 से 250 गुना ज्यादा अधिक क्षमता के साथ क्षमता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। मतलब एक अणु हीमोग्लोबिन का पड़ा है, सॉरी एक अणु ऑक्सीजन का पड़ा है, और एक अणु किसका पड़ा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा? ये भी छोड़ो, 100 अणु ऑक्सीजन के पड़े हुए, एक अणु CO का पड़ा हुआ है, तो भी किससे जुड़ेगा? हीमोग्लोबिन। 200 अणु CO के, एक सॉरी 200 अणु ऑक्सीजन के, एक अणु CO का, तो भी किससे जुड़ेगा? इतनी ज्यादा क्षमता हीमोग्लोबिन की किसके साथ जुड़ने की? प्रेम है दोनों के बीच में भयंकर। क्या है दोनों के बीच में? भयंकर प्रेम। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने सुना होगा कि रात में अब सर्दियां आ रही हैं, तो जो गांव में या फिर जो पुराने लोग हैं जहां बिजली बिजली और ये सब चीजें नहीं पहुंची हैं, अभी ज्ञान नहीं पहुंचा है, वो लोग आज भी ये गलती करते हैं कि वो रात में अंगीठी जला के सो जाते हैं अपनी झोंपड़ी के अंदर या कमरे के अंदर। अंदर बंद किया और बंद करके अंदर अंगीठी जला ली जिसमें धुआं होता है, और सुबह उठते ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि जब अंगीठी जलाते हैं धुआं निकलता है, धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन को बंधने नहीं देता, खुद जाके बनता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जब हीमोग्लोबिन के साथ में क्या नहीं बंधेगा? ऑक्सीजन बंधेगी नहीं, CO बंधेगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और इससे क्या हो जाती है बेटा? पहले तो आदमी सोता है और फिर सोता ही रह जाता है। ठीक है? अरे बोलो। ऐसे ही बेटा हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ सकता है? ओजोन। क्या है ये? क्या है बेटा ये? या फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट नाइट्राइट विषाक्तता आप पढ़ोगे फार्मा के अंदर। नाइट्रेट नाइट्राइट विषाक्तता में वही और ओजोन एक ही काम करते हैं। ये हीमोग्लोबिन का क्या कर देते हैं बेटा? ऑक्सीकरण कर देते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन की संयोजकता क्या है? गधे दो नहीं बताई क्या अभी? है कि नहीं? और ओजोन या फिर नाइट्रेट नाइट्राइट इस हीमोग्लोबिन का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण। और क्या बनता है? क्या बनता है भैया? मेट हीमोग्लोबिन, है ना? और मेट हीमोग्लोबिन में आयरन की संयोजकता क्या होती है? Fe+3। क्या होती है? Fe+3। या इसको ही अपन बोलते हैं फेरी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? फेरी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फेरी हीमोग्लोबिन। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है? फेरी मतलब फेरिक हो गया कि नहीं हो गया? ये फेरस है। तो यहां पे आप देख रहे हो +2 से क्या हो गया? +3। संयोजकता +2 से +3 हो गई, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है कि नहीं हुआ? जब प्लस में संयोजकता बढ़ती है ना, +2 से +3, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण। कम होता तो क्या बोलते? अपचयन। तो ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं कैसा रूप है? हीमोग्लोबिन का कैसा रूप है बेटा? ऑक्सीकृत रूप। कौन सा रूप? ऑक्सीकृत। और इसमें ऑक्सीजन का परिवहन करने की क्षमता, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बांधेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो ये तो नॉर्मल है +2 वाला, ये मेट हीमोग्लोबिन है +3 वाला, ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता। और ये कौन कर देते हैं? इनकी विषाक्तता हो जाए, ओजोन नाइट्रेट नाइट्राइट की विषाक्तता। समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
तो बताओ ऑक्सीजन के साथ बनता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन के साथ बनता है तो क्या बनता है? CO2 के साथ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, CO के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओजोन के साथ और उसके नाइट्रेट नाइट्राइड के साथ लिखो। लड़ क्यों रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? बढ़िया है, तो मजे लो यहीं। एक बजे तक पढ़ेंगे अपन, पता है? कोई दिक्कत? लिख लिया क्या भाई? बोलो, नोट डालो। नोट डालेंगे, नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बंधुता, CO की बंधुता CO की बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ, CO की बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में, CO की बंधुता हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में, किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक होती है। कितने गुना अधिक होती है? 200 गुना अधिक होती है। तथा CO2 की 20 गुना ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की सबसे कम बंधुता है। ऑक्सीजन की बंधुता सबसे कम है। CO2 की भी ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना ज्यादा है। CO की तो कितने गुना ज्यादा हो गई? 200 गुना। और CO2 की, तथा CO2 की, तथा CO2 की बंधुता, तथा CO2 की बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में, तथा CO2 की बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक होती है। तथा CO2 की बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक होती है। कितने गुना अधिक होती है बेटा? एक ऑक्सीजन का अणु कितने अणुओं से बनता है बताओ? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन है, कितने अणुओं से बनता है? 4 अणुओं से बनता है कि नहीं बनता? आइए सर, आइए। आप बताओ कितने घंटे के लिए?
क्षमताएं खूब है हमारे अंदर, इनकी क्षमताएं कम लग रही हैं मुझे। अभी ये शकल पे 12 बजने लग गए इनके। सर को जानते हो? सर चीज है, सर को सर के नाम से जानते हो आप? क्या आपको ये जान पता है कि सर चीज है? लगाने की बहुत जगह होती है सर। कहाँ लगाएंगे बता दो। नहीं पता है इनको, बताओ वापस। पेंट नीचे जा रहा है सर। अब लिखो बेटा, कहाँ जा रहा है रे लीचड़। छोड़ दूंगा बेटा 11 बजे, एक बार छोड़ूंगा, रेस्ट दूंगा तुमको, ऐसे बार बार मत भागो। इतना तो सहन कर सकते हो ना, 2 घंटे तो बैठ सकते हो लगातार, इतनी क्या वो आ जाएगी, भाग रहे हो बार बार। चलो बेटा अब देखो एक चीज है। क्या है? एक चीज है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, क्वेश्चन है ये सारे के सारे। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml, 3-4 याद रखना, ठीक है ना? क्लियर? 36 भी, अब 36 ही आएगा। देखो एनसीईआरटी में तो 3-4 लिखा हुआ है, ठीक है? 1.36 आएगा, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, वहां 1.36 ही ऑप्शन था, ठीक है ना? चलो 1.36 याद रख लो, बाकी एनसीईआरटी में 1.34 लिखा हुआ है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.36 ml ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। करता है कि नहीं करता? अरे बोलो। ये पहला क्वेश्चन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने? दूसरा है कि 100 ml रक्त में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है। भाई अपन पढ़ते हैं 12 से 16%, मैं आपको लिखाऊंगा कितना परसेंट, तो ह्यूमन में करे बात तो 12 से 16% होता है कि नहीं होता? एवरेज 15 ग्राम लेके चलो आप, एवरेज ऑन एन एवरेज अपन ने एक वैल्यू डिसाइड कर ली, कितने ग्राम? 15 ग्राम। तो 100 ml रक्त में कितना है? कितना है? 15 ग्राम। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए, तो बताइए कि 100 ml रक्त कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा? बताओ बताओ कैसे? सीधी सी बात है भाई, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने 1.36 ml को लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलो। 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। और 1 ग्राम कितने को ले जाता है? 1.36 को ले जाता है। तो 15 ग्राम कितने को लेके जाएगा? 1.36 गुणा 15, और जितना 15 ग्राम लेके जाएगा उतना 100 ml रक्त लेके जाएगा, क्योंकि 100 ml रक्त में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है? और ऑक्सीजन को लेके ही कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। सिंपल सी गणित है। तो 1 ग्राम 1.36 को, 100 ml रक्त में 15 ग्राम है, तो 15 गुणा 1.36, 100 ml रक्त ले जाएगा, है ना? अरे बोलो। तो ये ले जाएगा बेटा 15 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन, गुणा 1.36 ml क्या है? ऑक्सीजन। तो बराबर क्या आ गया? 20 ml ऑक्सीजन। लगभग 20 ml ऑक्सीजन का क्या करेगा? है ना? ये साइन किसका है बेटा? लगभग का। ठीक है, लगभग 20 ml। आपको 20.4 और ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आप एक फिक्स डेटा याद रख लो कि 100 ml रक्त लगभग कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना?
ये क्वेश्चन आ रखा है 16 में 18 में, चेक कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 3 लाइन, ठीक है। समझ में आ गए कि नहीं आ गए? लिखो। हाँ भाई, लिख लिया क्या? बोलो। चलो तुम्हारी क्लास यार बाद में लेंगे फिर, है कोई काम आ गया यार मुझे। छुट्टी है, वो तो कोई पढ़ेगा तो पढ़ाई, वो थोड़ी है तुम्हारी क्लास। कितने बजे आए थे सुबह? चलो ठीक है, जाओ।